अनुवाद के प्रकार। शब्द अनुवाद, मीनिंग डजंट नेसेसरी। तो शब्द अनुवाद के अंतर्गत क्या आता है? श्रोत भाषा के शब्दों एवं क्रमों को उसी प्रकार लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करना शब्द अनुवाद कहलाता है। मतलब कि श्रोत भाषा जो कि ओरिजिनली लिखा गया है, इससे समझिए कि मीनिंग डजंट मैटर। आपको एक इंग्लिश में सेंटेंस दे दी गई, आपने जो वर्ड लिखा है सेम उसी वर्ड की क्रम में नीचे हिंदी में शब्दों को कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि मीनिंग बनेगा उस चीज़ का? बिल्कुल भी नहीं, उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मीनिंग डजेंट मैटर, सिर्फ आपको ट्रांसलेट करना है किसी और लैंग्वेज में। तो श्रोत भाषा के जो शब्द हैं एवं जो उन शब्दों का जो क्रम है, जिस प्रकार वो रखे गए हैं, उसी प्रकार लक्ष्य भाषा में उसको क्या कर देना, चेंज कर देना। यहाँ अनुवादक का लक्ष्य मूल भाषा के विचारों को रूपांतरित करने से अधिक शब्दों का यथार्थवत अनुवाद करना होता है। इसमें क्या है, इसमें केवल शब्दों को चेंज किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको आगे उदाहरण से इसको समझाऊंगा। तो इसमें क्या है, जो शब्द लिखा है उसको एक लैंग्वेज से दूसरे में चेंज कर दिया, दूसरे में चेंज कर दिया और उसी प्रकार लिख दिया जिस प्रकार ओरिजिनल में लिखा है। शब्द एवं शब्द क्रम की प्रकृति हर भाषा में भिन्न होती है। ठीक है, जो वर्ड्स हैं और वर्ड्स का जो क्रम रखने का तरीका है वो हर भाषा में अलग होता है। हो सकता है हिंदी में हम ये वाली सेंटेंस इस प्रकार लिख रहे हो, तो इंग्लिश में हम या फिर उर्दू में हम ये वाली सेंटेंस कुछ इस प्रकार लिख रहे हो। तो इनमें लिखने के क्या है, अलग अलग तरीके होते हैं। अतः यांत्रिक ढंग से उनका यथार्थवत अनुवाद करते जाना काफी कृत्रिम, दुर्बोध्य और एवं निष्प्राण हो सकता है। मतलब जब हम ये वाला जब हम प्रोसेस अपनाते हैं शब्द अनुवाद, और जब हम उसे लिख रहे होते हैं, तो उस समय अगर हम उसको जानने की कोशिश करें ज़्यादा, तो क्या होता है, या फिर उसको समझने की कोशिश करें तो ये कठिन काम हो जाता है। शब्द अनुवाद उच्च कोटि के अनुवादों की श्रेणी में नहीं आता। आपको कुछ इस प्रकार समझिए। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में लिखा हुआ ये वर्ड है, द बॉय हु डज नॉट अंडरस्टैंड दिस हिज फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हार्ड स्टडीज इज अ फूल। अब इसको अगर हम शब्द अनुवाद में इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं, तो वो कैसे होगा? देखिए, वह लड़का, जैसे यहाँ पे लिखा है द बॉय, जो यह नहीं समझता कि उसका भविष्य सख्त अध्ययन पर निर्भर करता है, मूर्ख है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जिस प्रकार जो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं बिल्कुल क्लियर, उसी से इनको चेंज किया गया है। हु का मतलब जो, डजंट, ठीक है, अंडरस्टैंड नहीं समझता। तो क्या लिखा हुआ है कि जो इंग्लिश में है सेम उसी कैटेगरी में, या फिर आप कह सकते हो उसी क्रम में उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देना। यह वाक्य विन्यास हिंदी भाषा के वाक्य विन्यास के अनुरूप नहीं है। तो ये जो मैंने आपको वाक्य पढ़ के बताया हिंदी में, यह लड़का जो यह नहीं समझता कि उसका भविष्य सख्त अध्ययन पर निर्भर करता है, मूर्ख है। तो ये हिंदी में जिस प्रकार लिखना चाहिए उससे ये मैच नहीं खाता। यहाँ पे हार्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे सख्त लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या है, हार्ड के लिए यहाँ पे सख्त शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, सख्त नहीं होना चाहिए। अब इसका सही रूप क्या होगा? वह लड़का मूर्ख है जो यह नहीं समझता कि उसका भविष्य कठोर अध्ययन पर निर्भर करता है। तो क्या है, ये उसका एक सही रूप है। वह लड़का मूर्ख है, जबकि मूर्ख है वो आखिर में लिखा गया था। तो वह लड़का मूर्ख है जो यह नहीं समझता कि उसका जो भविष्य है कठोर अध्ययन पर निर्भर करता है। तो अनुवाद का वाक्य विन्यास हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुरूप होगा और इसी में अनुवाद की सार्थक निहित है। इसी प्रकार हिंदी की प्रकृति के प्रतिकूल और अनुकूल कुछ अनुवाद देखिए। इंग्लिश में देखिए, अंग्रेजी में ये लिखा आई विल नॉट गो ही सेड। इसको हिंदी में जब हम शब्द अनुवाद में करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा उसने कहा, ये उसका हो जाता है ही सेड, उसने कहा, और मैं नहीं नॉट गो जाऊंगा, तो ये उसने कहा। अगर हम इसे हिंदी में अनुवाद करते हैं ठीक प्रकार से तो वो क्या होगा, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, ही सेड दैट आई विल नॉट गो, तो ये उसका ही हिंदी हो जाता है। इसी प्रकार इसका एक और उदाहरण है कि सीता शेड क्रोकोडाइल टीयर। सीता बहाए मगरमच्छ के आंसू, तो सीता ये रहा, बहाए ये रहा, मगरमच्छ टीयर्स के आंसू, तो ये हो गया। परंतु इसका जो सही रूप होगा वो क्या होगा, सीता ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। तो शब्द अनुवाद में क्या है, केवल जो वर्ड्स हैं
उनका ट्रांसलेट किया जाता है और उन्हें वैसे ही रख दिया जाता है जिस प्रकार उनका क्रम होता है। अब आता है भावानुवाद, ट्रांसलेट विद सेम मीनिंग। साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में भावानुवाद का विशेष महत्व है। जब हम साहित्य की कृतियों के बारे में बात करते हैं, जो साहित्य लिखे गए हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके बारे में बात करें तो वो क्या है, उनका विशेष महत्व है भावानुवाद के उसमें। इस प्रकार के अनुवाद में मूल भाषा के भाव, विचारों एवं संदेशों को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित किया जाता है। तो जो मूल भाषा है, ठीक है, जो ओरिजिनली भाषा है, लैंग्वेज है, उसके जो भाव है, इमोशन या फिर उसके जो विचार, थॉट्स हैं एवं जो संदेश है, वही लक्ष्य भाषा में चेंज किए जाते हैं। इस संदर्भ में भोलानाथ तिवारी का कहना है, मूल सामग्री यदि सूक्ष्म भावों वाली है तो उसका भावानुवाद करते हैं। क्या है कि अगर मूल सामग्री, जो ओरिजिनल सामग्री है, कंटेंट है, यदि सूक्ष्म भाव हो, उसमें काफी कम भाव है तो उसका भावानुवाद करते हैं। जब तो हम क्या करते हैं, उसका भावानुवाद करते हैं। भावानुवाद से संप्रेक्षणीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है। भावानुवाद में क्या है, संप्रेक्षणीयता जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें अनुवादक का लक्ष्य स्रोत भाषा में अभिव्यक्त भावों, विचारों एवं अर्थों का लक्ष्य भाषा में अंतरण करना होता है। तो इसमें भावानुवाद में ट्रांसलेटर का क्या काम है कि जो मीनिंग, सही मीनिंग ओरिजिनल कंटेंट या ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखी है उसे ही ट्रांसलेट करके लक्ष्य या फिर जो आप टारगेट लैंग्वेज है उसमें करना। संस्कृत साहित्य में लिखे गए कुछ ललित निबंधों के हिंदी अनुवाद बहुत ही सफल सिद्ध हुए। कि संस्कृत भाषा में लिखे हुए कुछ जो साहित्य अनुवाद हैं उन्हें क्या करा गया, हिंदी में चेंज किया गया, हिंदी लैंग्वेज में चेंज किया गया और वो काफ़ी ज़्यादा सफल रहे। फिर आता है छाया अनुवाद, मतलब फ्री ट्रांसलेट। मेक चेंजेस इन कंटेंट बट मीनिंग शुड सेम। इसका क्या मतलब कि आपके पास एक ओरिजिनल कंटेंट है, आप इसको ट्रांसलेट करेंगे दूसरी लैंग्वेज में तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंटेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, परंतु जो कंटेंट की, ओरिजिनल कंटेंट की मीनिंग है वो ही ट्रांसलेटेड वर्जन में देखने को मिलनी चाहिए। अनुवाद सिद्धांत में छाया शब्द का प्रयोग अति प्राचीन है। इसमें मूल पाठ का अर्थ छाया को ग्रहण कर अनुवाद किया जाता है। मतलब जो मूल पाठ है उसको क्या करना, ग्रहण कर लेना, अपना लेना और उसका अनुवाद कर देना। छायानुवाद में शब्दों, भाव तथा संकल्पनाओं के संकलित प्रभावों को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित किया जाता है। तो छायानुवाद में क्या किया जाता है, ये एक प्रकार से फ्री ट्रांसलेट भी है। मतलब इसमें टोटली जो ट्रांसलेटर वो फ्री होता है अपने काम से, परंतु उसका जो काम है उसमें जो मेन मीनिंग है वो निकलनी चाहिए बस। तो इसमें क्या है कि जो शब्द हैं, जो भाव हैं या जो संकल्पनाएं हैं वही लक्ष्य भाषा में चेंज की जाती हैं। संस्कृत में लिखे गए भास के नाटक स्वप्न वास्तवत्तनम एवं कालिदास का नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के हिंदी अनुवाद इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ठीक है, तो भास के द्वारा लिखा गया नाटक और कालिदास के द्वारा लिखा हुआ नाटक को क्या करा गया, दूसरी लैंग्वेज में चेंज करा गया फ्री ट्रांसलेट का यूज करके, और तो और जो मेन मीनिंग थी वो हमेशा सेम रही। फिर आती है सारानुवाद। सारानुवाद से मतलब है कि जो भी आपको कंटेंट दिया गया ओरिजिनली, आपको उसको पूरी अच्छे से समझना है, उसके बाद उसका सार, जो मेन पार्ट है वो आपको निकाल के दिखाना है। ट्रांसलेट मेन मीनिंग एंड कंटेंट मीनिंग शुड सेम। जो कंटेंट में जो बाकी चीज़ें वो सेम हो सकती हैं, ठीक है, परंतु जो मेन मीनिंग है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सारानुवाद का अर्थ होता है किसी भी विस्तृत विचार अथवा सामग्री का सापेक्ष में अनुवाद प्रस्तुत करना। मतलब आपके पास कोई बहुत ज़्यादा लिखा हुआ, आप कह सकते हैं कोई साहित्य है संस्कृत का जो कि बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो अगर आप उसका सारानुवाद करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है कि जो उसके विचार अथवा जो उसकी सामग्री है उसका अनुवाद आपको करके दिखा देना है। उस बड़े से साहित्य में क्या सामग्री है, उसके वो क्या विचार रखता है, तो ये आपको क्या करना है, ट्रांसलेट कर देना। लंबी रचनाओं, राजनीतिक भाषणों, प्रतिवादनों एवं व्यावहारिक कार्यों के अनुवाद के लिए सारानुवाद काफ़ी उपयोगी सिद्धांत है। ठीक है, तो जब आपको क्या कर, लंबी रचनाएं हो गई, कोई राजनीतिक भाषण हो गया या फिर कोई प्रतिवेदना हो गई, तो इसके लिए हम सारानुवाद का उपयोग करते हैं ताकि सारानुवाद करने वाले जो ट्रांसलेटर हैं
ठीक है, वो क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे और मेन जो पार्ट है वो आपको बता देंगे। इस प्रकार के अनुवाद में मूल भाषा के कथ्य को सुरक्षित रखते हुए लक्ष्य भाषा में उसका रूपांतरण किया जाता है। तो जो मूल भाषा का जो कथ्य है, पूरा का पूरा कथन है, उसको क्या करना, सुरक्षित रखना और लक्ष्य भाषा में केवल उसे ट्रांसलेट करके दिखा देना। सार अनुवाद का प्रयोग मुख्यतः द्विभाषीय समाचार पत्रों एवं दूरदर्शनों के संवाददाता एवं सांसद एवं विधानमंडलों के रिकॉर्डकर्ता करते हैं। तो क्या करते हैं, सार अनुवाद का प्रयोग कौन करता है, दो भाषाओं का समाचार पत्र या फिर दूरदर्शन। उन लोगों का क्या काम है, उनके पास कोई और लैंग्वेज में कोई मेन कंटेंट आया जो कि बहुत बड़ा है, तो उन्होंने क्या करा, पूरा कंटेंट को समझ लिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको दूसरी लैंग्वेज में समझा दिए। अगर आप बात करें इंग्लिश में अगर न्यूज़पेपर्स का जो मेन चीज़ है वो आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसे हिंदी में जितना उनका काम का है या इंपॉर्टेंट है वो उठा लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। उसी प्रकार दूरदर्शन के संवाददाता जो हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, वहीं संसद और विधानमंडल के रिकॉर्डकर्ता भी इसी का काम करते हैं। अब आता है आधुनिकता की अनुवाद की क्या विशेषताएं हैं। अनुवाद का अर्थ एक भाषा को सजीव से दूसरी भाषा में उतारना, मतलब सजीवता से दूसरी भाषा में चेंज करना। यह अनुवाद सफल तभी कहलाएगा जब अनुवादक अनुवाद के गुणों से परिचित हो। ये काम कब सफल होगा, जब जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसके गुणों से पूरी तरह से परिचित हो। अनुवादक ही अनुवाद की हर विशेषता एवं गुणवत्ता का उत्तरदायी है। तो जो ट्रांसलेटर है वही ट्रांसलेशन की प्रोसेस की गुणवत्ता और जो उसकी विशेषताएं हैं उसके लिए क्या है, उत्तरदायी है। अगर अनुवादक या जो ट्रांसलेटर है उसे अच्छे से करना नहीं आएगा तो ट्रांसलेटेड वर्जन बेकार हो जाएगा। अब बात करें विशेषताओं की, तो दोनों भाषाओं का अधिकार, तो हम इसको इस तरह समझते हैं, सिंपली आप बाद में पढ़ सकते हैं कि जो अनुवादक है, जो ट्रांसलेटर है, वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। तो उसे दोनों भाषाओं, जो सोर्स लैंग्वेज है उसकी भी, ठीक है, और जो टारगेटेड लैंग्वेज है उसकी, दोनों की अच्छी पहचान होनी चाहिए। अनुवाद को मातृभाषा के अतिरिक्त अनुवाद करने वाले भाषा पर जबरदस्त अधिकार होना चाहिए। तो अनुवादक जो है ट्रांसलेटर, उसको अपनी मातृभाषा जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है उसको, उसके अतिरिक्त अनुवाद जिस लैंग्वेज में उसे कंटेंट को चेंज करना है उस पर भी अच्छा अधिकार होना चाहिए। उसे दोनों भाषाओं, स्वर और ताल का ही नहीं बल्कि मुहावरों एवं लोक कहानियों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेशन करने से पहले उसे जिस लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करना चाहता है उस लैंग्वेज के कल्चर को उसके पता होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि वो काफ़ी अच्छे से उस कल्चर के बारे में जानता हो। उसे दोनों भाषाओं के जो स्वर उसके बारे में और ताल का ही नहीं बल्कि उस लैंग्वेज में जो मुहावरे या लोक कहानियाँ प्रयोग में की जाती हैं उनका भी अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। फिर आता है विषय का पूर्ण ज्ञान। जिस भी टॉपिक के बारे में ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन का काम कर रहा है, उस टॉपिक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। समतुल्यता, समतुल्यता क्या तात्पर्य कि अनुवाद एक द्विभाषिक प्रक्रिया, मतलब अनुवाद में क्या है, दो भाषाओं की एक प्रक्रिया है। विभिन्न भाषाओं की प्रकृति एवं प्रवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। तो क्या होता है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनकी प्रकृति अलग अलग होती है, उनकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। अंततः अनुवाद की सफलता एवं सार्थकता के लिए उन दोनों भाषाओं के बीच विभिन्न स्तरीय और समतुल्यता आवश्यक है। क्योंकि आप इसको इस प्रकार समझ सकते, समतुल्यता समान तात्पर्य है यहाँ पे कि जो ओरिजिनल कंटेंट में जो मीनिंग है वही ट्रांसलेटेड वर्जन में होना चाहिए। ठीक है, इसी कारण दोनों भाषाएं, स्रोत भाषा जो कि सोर्स लैंग्वेज तथा लक्ष्य भाषा जो टारगेट लैंग्वेज में तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। मतलब उन दोनों का अच्छा खासा अध्ययन होना चाहिए ट्रांसलेटर के पास, ताकि वो सेम मीनिंग में ट्रांसलेशन का काम कर सके। देश, काल और वातावरण से परिचित, अनुवादक को जिस रचना का अनुवाद करना है उस रचना के देश, काल, वातावरण की पूरी तरह से परिचित होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसलेटर को जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम करना है उसके देश का जो काल है, देश के बारे में और उसके वहाँ के वातावरण के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अगर अनुवादक ऐसा नहीं करेगा तो उसे एक अच्छे अनुवाद करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
तो जो ट्रांसलेटर है अगर वो ये नहीं करेगा तो उसको क्या होगा, परेशानी झेलनी पड़ेगी ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। असल में अनुवादक और अनुवाद की जाने वाली रचना ने सांस्कृतिक अंतर देखने को मिल सकता है। तो क्या हो सकता है कि जब अनुवादक जो ट्रांसलेटर है, अनुवाद की जाने वाली रचनाओं ने, अनुवादक और अनुवाद, ट्रांसलेटर और ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेटर व्यक्ति है जो कि ट्रांसलेशन का काम करता है, उनके बीच में अलग अलग संस्कृति देखने को मिल जाती है। हो सकता है कि उदाहरण के साथ समझिए कि भारत का कोई ट्रांसलेटर अमेरिका में काम करता है, ठीक है, और वो क्या करता है, अमेरिका और बाकी भाषाओं का ट्रांसलेशन का काम करता है। तो टोटली कल्चर बदल गया, हमारी संस्कृति बदल गई। वो देश भारतीय है तो उसकी भारतीय संस्कृति है, परंतु वो अमेरिका में काम कर रहा है तो वहाँ पे उसको क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार की संस्कृति वहाँ की मिल जाएगी। तो क्या होता है, गलतियां करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। किसी गलती से बचने के लिए अनुवादक को दोनों रचनाओं, देश काल और वातावरण से परिचित होना चाहिए। गलती ना हो इसके लिए उसे अनुवाद, जो अनुवादक है, ट्रांसलेटर है, उसे दोनों देश की कंट्रियों और वहाँ की जो भी आप कह सकते हैं स्थिति है उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए।